आप लोगों को पता है कि एडजेक्टिव्स जो हैं वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं जब हम स्पीकिंग वगैरह राइटिंग वगैरह करते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर। ये सिर्फ जर्मन की ही बात नहीं है, कोई भी लैंग्वेज हो उसके अंदर अगर आप सेंटेंसेस बना रहे हो और एडजेक्टिव्स का यूज नहीं कर रहे तो इसका मतलब है प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को ये जरूर ध्यान रखना है, जब भी सेंटेंसेस बनाओ एडजेक्टिव का यूज करो। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा एडजेक्टिव है वो है अनस्ट्रेंगेंट। अनस्ट्रेंगेंट अनस्ट्रेंगेंट का मतलब क्या होता है? एग्जॉस्टिंग। अनस्ट्रेंगेंट का मतलब क्या होता है? एग्जॉस्टिंग। एग्जॉस्टिंग इन द सेंस कि देखो, आप जब A1 में थे, A2 में थे, तो आप एक वर्ड का यूज करते हो म्यूड। म्यूड का मतलब टायर्ड होता है। तो उसकी जगह अब आपको क्या यूज करना है? अनस्ट्रेंगेंट। आपका डे कैसा था, आपका ये है ना ऑल, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको दिख रहे हैं। हम एक बार बोले कि डिफिकल्ट था ये वो, तो कैसे हो जाएगा? द प्रूफिंग वार जेयर अनस्ट्रेंगेंट। होता है ना, कई बार अपन यूं कहते हैं कि एग्जाम जो है बहुत टायरिंग थी, थकाने वाली थी। और एग्जाम में जब मैंने कुछ प्रैक्टिस करी या फिर जो भी मैं कर रहा था तो वो बहुत ही थक जाते हैं, तो वो यही सेंटेंस है कि द प्रूफिंग वार देयर अनस्ट्रेंगेंट। एक होता है श्विरिश। श्विरिश का मतलब डिफिकल्ट होता है, और एक है अनस्ट्रेंगेंट यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि एग्जाम जो है वो थोड़ी टायरिंग थी। मतलब भले ही डिफिकल्ट हो या नहीं हो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। लेंदी हो जाती है कई बार एग्जाम, वो टायरिंग हो जाती है ना। प्रूफिंग वार या अनस्ट्रेंगेंट, एग्जॉस्टिंग थी। नेक्स्ट के अंदर देखो, आप लोगों को अभी अभी हमने कुछ एक टॉपिक भी किया था, वो था एडजेक्टिव एंडिंग का टॉपिक। जब दाटिव और गेनेटिव केस यूज होता है तो मैंने आपको क्या बताया था कि एडजेक्टिव की एंडिंग हमेशा क्या आती है? ईयर एंडिंग। तो यहाँ पे देख लो, ये नाक दाटिव है, तो क्या हो गया कि नाक आइनम अनस्टेंगेंडन टाग राउख शुरू है। अच्छा एक्सप्रेशन है, नाक आइनम अनस्टेंगेंडन टाग राउख शुरू है। आप अपने आप से भी सेंटेंसेस बनाया करो, कभी भी कोई अच्छा सेंटेंस दिखे तो उसको लिख लिया करो, फिर अपने सेंटेंसेस बनाओ। नाक आइना माइन स्टेंगेंडन टाग राउख इशिमा काफे राउख इशिमा ए नाक आइना माइन स्टेंगेंडन टाग fühle ich mich immer müde. Nach einem anstrengenden Tag brauche ich viel Energie. Nach einem anstrengenden Tag mache ich manchmal योगा। ऐसे मतलब अपने एक्सप्रेशंस को ऐड करो तो आपको ये अच्छा लगेगा, आपके सेंटेंसेस बहुत इफेक्टिव बनेंगे। यहाँ पे देखो, दी राइज नाक इंडियन और अनस्टेंगेंट आबर शॉन। मान लीजिए आपने कोई जर्नी वगैरह की, पे गए तो जर्नी कैसी थी? अनस्टेंगेंट। ठीक है, तो दी राइज नाक इंडियन बार अनस्टेंगेंट आबर शॉन, बट वो कैसी थी? ब्यूटीफुल। नेक्स्ट के अंदर देखो, दीजस ट्रेनिंग ist besonders anstrengend für Anfänger। यानी कि ये जो ट्रेनिंग है स्पेशली बहुत ही अनस्टेंगेंट है, किसके लिए? बिगिनर्स के लिए। ये आप यूज कर सकते हो कि दिस ट्रेनिंग इज besonders anstrengend für Anfänger, वो अनफेंगर। नेक्स्ट के अंदर देखो, ich finde es anstrengend lange Texte auf Deutsch zu lesen। आप ये वाला सेंटेंस कभी भी यूज कर सकते हो, बहुत ही अच्छा फ्रेज है ये कि ich finde es anstrengend lange Texte auf Deutsch zu lesen। तो अब देखो कितने सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो। Die Prüfung war sehr anstrengend, die Reise war sehr anstrengend, कर सकते हो ना। फिर उसके बाद में कि ich finde es anstrengend, क्या आपको एग्जॉस्टिंग लगता है वो आप यहाँ ऐड कर सकते हो कि ich finde es anstrengend auch am Wochenende zu arbeiten। एग्जॉस्टिंग लगता है ना कि वीकेंड पे भी वर्क कर रहे हैं, और क्या कर सकते हो आप? Ich finde es anstrengend nach der Arbeit zu arbeiten, nach der oder nach dem Büro zu arbeiten। कि आप वर्किंग आवर पूरे हो गए उसके बाद भी वर्क कर रहे हो तो एग्जॉस्टिंग है ना। Ich finde es anstrengend lange in der Nacht zu studieren। नाइट के अंदर स्टडी कर रहे हो। यस, हाँ। Ich finde es anstrengend sehr lange an der Universität zu studieren, an der Schule zu studieren oder in der Universität वो Bibliothek zu studieren। तो ऐसे करके कुछ भी आप कर सकते हो। Das Training ist besonders anstrengend für Anfänger। Autofahren ist besonders anstrengend für Anfänger। स्टार्टिंग जो बिगनर है उनके लिए एग्जॉस्टिंग है ना कार ड्राइविंग करना भी, तो आप ऐसे कर सकते हो। auf längere Strecke zu fahren ist anstrengend। लॉन्ग डिस्टेंसेस पे ड्राइव करना क्या होता है? एग्जॉस्टिंग। ठीक है,
नेक्स्ट के अंदर देखो, वैक्यूम, ये भी बहुत ही अच्छा एडजेक्टिव है। वैक्यूम का मतलब क्या होता है? कंफर्टेबल। तो दास बेड इन माइनम होटल जिमर इज देयर वैक्यूम, कंफर्टेबल है। ठीक है, gemütlich है, वैक्यूम है, कंफर्टेबल है। तो होटल जिमर जो है, दास बेड इन माइनम होटल जिमर इज देयर वैक्यूम। नेक्स्ट में अगर देखोगे तो स्ट्राग अगेन है, वैक्यूम शू है। मैं कौन से शूज पहनता हूँ? कंफर्टेबल शूज। नेक्स्ट है, देयर नॉइज एसल ist unglaublich bequem। जो न्यू आर्म चेयर है वो अनबिलीवेबली क्या है? कंफर्टेबल है। नेक्स्ट है, इन माइनम बेक्यूमन ऑटो, इन माइनम बेक्यूमन ऑटो की जो मेरी कंफर्टेबल कार है, फैट मान एंट स्पांटर, उसके अंदर आराम से रिलैक्स होके आप ट्रेवल कर सकते। नेक्स्ट है, दीज क्लाइडुंग इस्ट श्वार, बेक्यूम श्वार आबर आपने सीखा था ना। Diese Kleidung ist schwer bequem aber nicht elegant। देखिए जो क्लोथ है वो कंफर्टेबल तो है पर एलिगेंट नहीं है, फैशनेबल नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट के अंदर देखो, ich sitze am liebsten auf meinem bequemen Stuhl। आई सेट द बेस्ट कहाँ पे? auf meinem bequemen Stuhl। एक अपन बोल देते हैं auf meinem Stuhl, पर एक आपने बोला auf meinem bequemen Stuhl। आपको भी पता है कि हमने एडजेक्टिव एंडिंग सीखी। तो जब भी डाटिव और अक्यूजेटिव आएगा, डाटिव और गेनेटिव प्रीपोजिशन आएगी तो उसके साथ ईएन लगेगा। तो यहाँ लग रहा है ना, देखो, बेक्यूमन स्टूल, तो आउफ माइनम बेक्यूमन टूल। तो हमने टू एडजेक्टिव्स आपके एकदम फिक्स हो जाने चाहिए एडजेक्टिव्स। अभी हमने टू एडजेक्टिव्स देखे हैं, कौन कौन से? फर्स्ट आपने देखा था अनस्ट्रिंगेंट, सेकंड आपने देखा है वेक्यूम। नेक्स्ट में चलते हैं, एयरलिश, बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला एक एडजेक्टिव कह सकते हो। एयरलिश का मतलब क्या होता है? ऑनेस्ट, ट्रूथफुल। कोई भी पर्सन एयरलिश हो सकता है, यानी कि ऑनेस्ट है, पर्सन के लिए ज्यादा यूज होता है। जाई बीटा एयरलिश मिट मियर, मतलब क्या हो गया कि जाई बीटा एयरलिश मिट मियर, मेरे साथ क्या दिखाना आप? ऑनेस्टी, ऑनेस्टी शो करना। नेक्स्ट, स्मार्ट एयरलिश मेंशन, एयरलिश मेंशन कौन होते हैं? तो ऑनेस्ट लोग होते हैं। तो क्या बोलते हैं? एयरलिश, ich habe ehrliche Freunde, मेरे फ्रेंड्स कैसे हैं? ऑनेस्ट फ्रेंड्स हैं। नेक्स्ट के अंदर एलिश gesagt, ये तो बहुत सुना होगा आपने। एलिश gesagt, gefällt mir der Film ist। अगर मैं ऑनेस्टी के साथ बोलूं, होता है ना कई बार अपन झूठ बोल देते हैं, और उसी जगह अगर आप ये बोलते हो कि मैं नहीं, मैं ऑनेस्टी के साथ अगर तुम्हें बोलूं, तो मूवी बिल्कुल भी अच्छी नहीं। अगर मान लीजिए कोई का घर है, हम देख रहे हैं, और आप बोल सकते हो एलिश gesagt, gefällt mir das Haus nicht, मुझे ये तुम्हारा घर अच्छा नहीं, ऑनेस्टली अगर कहें तो ऐसा है। तो एलिश gesagt, gefällt mir der Film nicht। नेक्स्ट में, एयर इस्ट इमर एयरलिश, वो हमेशा ऑनेस्ट है। कब? आउक वेन एस स्वीरिगिस्ट, मतलब डिफिकल्ट आ जाता है, कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाती है, तो भी वो ऑनेस्ट रहता है। ये ऐसा है। तो एयरलिश देखो, आप पर्सन के लिए भी कर सकते हो कि आप अपने बारे में भी बता सकते हो, या फिर आप अपने फ्रेंड के बारे में या लोगों के बारे में भी आप ऐसे बोल सकते हो ना। मान लीजिए किसी कंट्री में आपने ट्रेवल किया था, तो वी waren die Leute in Deutschland, die Leute in Deutschland waren sie, कैसे थे? ऑनेस्ट थे। तो ऐसे करके इनका यूज कर सकते। एलिश के साथ बहुत यूज होता है, अब बहुत बार इसको यूज। और manchmal ist es schwer ehrlich zu sein, कभी कभी डिफिकल्ट होता है ऑनेस्ट होना। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो एडजेक्टिव है वो है geduldig। geduldig का मतलब पेशेंट है, एक तरीके से पेशेंस होना। तो एयर wartet immer geduldig in der Schlange। geduldig in der Schlange का मतलब हो गया कि वो वेट कैसे करता है? पेशेंस रख के श्लांगन में वेट करता है। श्लांग का मतलब क्यू, लाइन वगैरह लग गई तो उसके अंदर पेशेंटली होके वो वेट करता है। लेरर इन geduldig it then, बहुत ही पेशेंसफुल है किसके साथ में? बच्चों के। मान मुस geduldig sein, geduldig मतलब पेशेंट, पेशेंस होना चाहिए। wenn man eine neue Sprache lernt, बिल्कुल अच्छा एग्जांपल है ना आपके लिए।
कई बार क्या बच्चा यूँ सोचता है कि मैंने अभी A1 कर लिया, A2 कर लिया, या मुझे स्पीकिंग नहीं आई, या मुझे ग्रामर नहीं आई, या मुझे अंडरस्टैंडिंग कम होती है। तो देखो आप लोगों को ऐसा नहीं सोचना है कभी भी। आपको हमेशा टाइम लगेगा हर चीज़ में। आपने स्कूलिंग कितने सालों तक करी है? फर्स्ट से लेके 12th तक तो 12 ईयर्स हो गए। इसके अलावा नर्सरी, एलकेजी इनको तो हटा ही रहे हैं अपन। फर्स्ट से लेके 12 ईयर्स तक। उसके बाद क्या मिला आपको? कुछ भी नहीं। अब अगर जॉब की बात करें तो नहीं मिली ना जॉब तो। फिर उसके बाद में आपने कॉलेज किया। अमूमन एक ग्रेजुएशन इंडिया के अंदर 3 टू 4 इयर्स ले लेता है। फिर उसके बाद अगर मास्टर और कर लिया तो 2 इयर्स वो भी ले लेगा। तो कितने इयर्स हो गए आपके लाइफ के? तकरीबन कम से कम भी 15 टू 18 इयर्स आप एजुकेशन को ही दे देते हो। उसके बाद किसी स्टूडेंट को मिल रहे हैं 30,000 और 40,000। आप सोच लो कंडीशन कैसी है। तो मैं कहता हूँ कि आप जल्दबाजी मत करो। आपके सामने लैंग्वेज है। कोई कह रहा है 5 मंथ्स में हो जाएगा, कोई कह रहा है 6 में हो जाएगा, कोई कह रहा है 8 में हो जाएगा। ऐसा आप जितना ज़्यादा टाइम देते रहोगे उतने में ही हो पाए। तो हर बच्चे का एक पेस अलग होता है, हर बच्चे की एक अलग होती है, हर बच्चे का एक लर्निंग मोटिव अलग होता है। तो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि ना, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। हरकत ही कुछ ऐसी हुई। बच्चों ने कर दी। तो क्या हरकत से हंस रहा हूँ बोलने से? बोलने का होता तो आप लोगों को भी बता देता। यार तगड़ा ही हो गया, संचित को नहीं पता ना वो चीज। ओके, तो देखो वापस उसी में चलते हैं अपन। शेड्यूल डिश का मतलब पेशेंस है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि इसका यूज किस लिए होगा? पेशेंस के लिए। और ये एडजेक्टिव है ही। तो man muss geduldig sein, wenn man eine neue Sprache lernt। जब हम एक न्यू फॉरेन लैंग्वेज लर्न करते हैं तो हमारे पास में पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि एक लैंग्वेज है उसमें अप एंड डाउन्स आते हैं। अभी आपको फील होता है A1 लेवल के अंदर कि बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेक्टिव है, अल्फाबेट्स लर्न करना, ये सब रीडिंग वर्ड्स वगैरह करना तो बहुत आसान लगता है। बट जब आप B1 B2 ऐसे लेवल्स में आते हो तो लगता है नहीं आप बहुत डिफिकल्ट है। वो सारी चीजें प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। नेक्स्ट के अंदर देखो, bewundere seine geduldige Art। bewunderen का मतलब होता है एक तरीके से वो प्रेज करना। मैं प्रेज करता हूँ उसकी जो पेशेंस वाली आर्ट है कि वो पेशेंस रखता है, वो उसको ये है। नेक्स्ट है meine Mutter erklärt mir geduldig die Aufgaben। मेरी जो मदर है वो मुझे एक्सप्लेन करती है टास्क कैसे। geduldig। Kannst du bitte etwas geduldiger sein? geduldiger sein का मतलब होता है कि तुम थोड़ा पेशेंसफुल हो सकते हो क्या? तभी कई बार कह देते हैं ना कि थोड़ा पेशेंस तो रखो, थोड़ा अब रुको तो सही। वो जो हम बोलते हैं ना रुको तो सही, थोड़ा पेशेंस तो रखो, वो एग्जैक्टली सेम सेंटेंस है। Kannst du bitte etwas geduldiger sein? क्या तुम थोड़ा पेशेंस रख सकते हो, रुक सकते हो? बस वो एग्जैक्टली लिए ध्यान रखना। एडजेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ह्योफ्लिश जब आप अपनी लैंग्वेज में यूज नहीं करोगे तो एकदम फ्लैट लैंग्वेज आएगी। ये आपको यूज कंपलसरी करना है। ह्योफ्लिश का मतलब क्या होता है? पोलाइटली। हांस होल्टेमर ह्योफ्लिश टू एंडरन जाइन। बिल्कुल सही है। हांस होल्ट इमर ह्योफ्लिश टू एंडरन जाइन का मतलब क्या हो गया कि आपको पोलाइट होना चाहिए दूसरे लोगों के साथ। देयर केलनर वार देयर ह्योफ्लिश ऑन हिल्फ्स बेराइट। वेटर है वो क्या था? ह्योफ्लिश ऑन हिल्फ्स बेराइट। नेक्स्ट है बेटा स्प्रिश ह्योफ्लिश विद दाइनन कोलेगन। तुम अपने कलीग्स जो है, तुम्हारे जो कलीग्स जो है उनके साथ में नहीं, कलीग्स जो है उनके साथ में हमेशा पोलाइटली स्पीक करना है। हेड थोड़ी है। नेक्स्ट है eine höfliche Begrüßung ist wichtig। यानी कि एक पोलाइट बेग्रूसुम का मतलब क्या होता है? ग्रीटिंग। कि एक पोलाइट ग्रीटिंग जो है वो हमेशा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट के अंदर है एयर हार्ट में ह्योफ्लिश तुम हिल्फ गेबेटन। यानी कि उसने मुझे पोलाइटली हेल्प क्या करी? ऑफर करी। देखो कितना बड़ा इंपैक्ट आता है इनका। verhält sich immer höflich gegenüber Fremden। verhalten एक वर्ब है रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है टू बिहेव। और कैसा? immer höflich gegenüber Fremden। gegenüber Fremden का मतलब हो गया जो फॉरेन पीपल है या स्ट्रेंजर्स हैं के साथ में वो हमेशा ऐसे बिहेव करती है पोलाइटली। ठीक है।
वो उसका पास्ट है। एक मिनट। वो हाँ, बोट भी होता है ना। ओके, तो जी फेरहेल्ड sich immer höflich gegenüber Fremden। वो कैसे बिहेव करते हैं? पोलाइटली। तो अभी तक हमारे कौन कौन से एडजेक्टिव्स हो गए हैं? अनस्ट्रेंगेंट, ह्योफ्लिश, रिक्यूम और बस ये तीन ही हुए हैं अभी, है ना? ये देखो, किंडर जॉल्टन लेनन ह्योफ्लिश सुसाइड। चिल्ड्रन जो है दे शुड लर्न टू बी पोलाइट विथ ईच अदर, ये लर्न करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो एडजेक्टिव है वो है न्यूट्सलिश। न्यूट्सलिश का मतलब क्या होता है? यूजफुल और या फिर हेल्प। ऐप इज sehr nützlich für das Lernen। जो ऐप है वो बहुत ही यूजफुल है किसके लिए? लर्निंग के लिए। Ich habe ein paar nützliche Tipps bekommen। कितना अच्छा एक्सप्रेशन है। Ich habe ein paar nützliche Tipps bekommen, कि मुझे कुछ एक कपल ऑफ यूजफुल टिप्स मिली है। ध्यान रखना, ये मस्ट यूज करना है आपको अपनी स्पीकिंग राइटिंग में। Wörter Bücher sind nützlich beim Sprachenlernen। जो डिक्शनरीज है वो यूजफुल होती है किसमें? लर्निंग लैंग्वेजेस। Ein Regenschirm by Schlestem Wetter Nützlich। तो अम्ब्रेला है वो बहुत ही यूजफुल होती है हमेशा बैड वेदर में। Es gibt viele nützliche Funktionen। ये देखो कितना अच्छा एक्सप्रेशन है कि es gibt viele nützliche Funktionen in dieser Software। ये जो सॉफ्टवेयर है इसके अंदर बहुत ही यूजफुल फंक्शंस है। Eine Karte ist auf Reisen sehr nützlich। कि अगर आप पेमेंट वगैरह आपके कार्ड वगैरह से कर रहे हो तो वो ट्रेवलिंग के टाइम में बहुत ही यूजफुल होता है। Er gibt mir immer nützliche Ratschläge। देखो, देख रहे हो, nützliche Ratschläge यानी कि यूजफुल सजेशंस देता है। और यहाँ पे भी देखो ein paar nützliche Tipps। तो ein paar nützliche Tipps बोल दो, ein paar nützliche Ratschläge बोल दो, तो कितना अच्छा इंप्रेशन जाएगा। एक अपन बोलें कि वो मुझे सिर्फ टिप दे या सजेशन दे, और एक हम बोलें कि वो यूजफुल टिप्स दें, सजेशंस दे, तो एक अलग इम्पैक्ट जाता है। नेक्स्ट हमारा जो एडजेक्टिव है बहुत ही नॉर्मल एडजेक्टिव है, आप लोगों को भी स्टार्टिंग से पता है, प्यूंक्लिश। प्यूंक्लिश का मतलब पंक्चुअल है। Er kommt immer pünktlich zur Arbeit, die Bahn war heute nicht pünktlich, die Pünktlichkeit ist in Deutschland sehr wichtig। इंपॉर्टेंट है ना पंक्चुअलिटी। Ich hoffe du bist pünktlich zum Termin, कि तुम पंक्चुअल आओगे अपॉइंटमेंट के लिए। Der Zug fährt pünktlich um 8 Uhr, meine Freunde sind nicht immer pünktlich। तो प्यूंक्लिश का सिंपल सा मीनिंग है पंक्चुअल। ठीक है। It is I Morgan pünktlich beim Arzt, is to be punctual tomorrow at the doctor। नेक्स्ट के अंदर बहुत ही अच्छा एक एडजेक्टिव है जेल्टजाम। जेल्टजाम का मतलब होता है स्ट्रेंज या फिर वियर्ड। स्ट्रेंज और वियर्ड का मतलब क्या होता है? देखो, स्ट्रेंज और वियर्ड का मतलब है कि कुछ अजीब चीज होना। अजीब चीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? जेल्टजाम, स्ट्रेंज। तो देखो, दास साइन है जेल्टजाम गेसिस्ट। तो बहुत ही अजीब स्टोरी है, हम बोलते हैं ना कि बहुत अजीब स्टोरी है, वही है दास साइन है जेल्टजाम गेसिस्ट। वियर्ड स्टोरी है या स्ट्रेंज स्टोरी है, अजीब, तब आपको कंफ्यूजन है उसमें। Erhard sich heute seltsam verhalten। sich verhalten अभी पहले भी आया था, क्या मतलब होता है इसका? बिहेव। तो Erhard sich heute seltsam verhalten, आज तो उसने बहुत अजीब ही बिहेव किया। अपन बोलते हैं ना, आज तो उसने बहुत ही अजीब बिहेव किया। तो देखो, कई बार क्या होता है, ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस लेके आ जाते हैं। अब डिक्शनरी में सर्च करोगे तो भी आपको हिंदी के अकॉर्डिंग तो नहीं आ पाएगा। भी पूछेंगे ये, तो ये बहुत छोटे छोटे वर्ड्स हैं बट बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। एयर हार्ट sich heute seltsam verhalten, आज बिहेव कैसा कैसा किया? अजीब बिहेव किया उसने। नेक्स्ट है ich finde diese Situation sehr seltsam। ये जो सिचुएशन लग रही है वो कैसी लग रही है? बहुत वियर्ड सिचुएशन है, अजीब सिचुएशन लग रही है। ठीक है। नेक्स्ट है der Film hatte ein seltsames Ende। भी है उसका तो एंड जो है वो बहुत ही एक वियर्ड वे में एंड हुई है, मतलब एक अजीब ही एंड हुआ है, मतलब समझ में नहीं आया। Es ist seltsam dass er nicht zurückruft। ये तो अजीब ही है, बोलते हैं ना
असिस्ट सेल्टजाम, वो तो बहुत ही अजीब है। दास या निस्ट जुरुक्रूफ, उसने कॉल बैक नहीं किया। असिस्ट सेल्टजाम। नेक्स्ट है द म्यूजिक क्लिंक्ड क्रिगेंडवी जेल्टजाम, जो है वो साउंड कर रहा है जैसे कोई अजीब ही सा म्यूजिक है, ऐसे करके। तो जेल्टजाम का मतलब क्या हो गया? स्ट्रेंज। इशाबा आइनन जेल्टजामन ट्राउम, इहाब। आइनन आ रहा है, आपको भी पता है अकोजेटिव है, और अकोजेटिव जब आता है तो एडजेक्टिव एंडिंग क्या आती है? एन आती है। तो इशाबा आइनन जेल्टजामन ट्राउम, इहाब, आई हैड स्ट्रेंज ड्रीम। ठीक है, तो जेल्टजाम का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंज, वियर्ड या स्ट्रेंज। नेक्स्ट के अंदर देखो फेरेंट वोटलिश, बहुत ही काम का एडजेक्टिव, बहुत फ्रिक्वेंटली B1 B2 से स्टार्ट हो जाता है और बहुत ही यूजफुल भी है। फेरेंट वोट, फेरेंट वोटलिश का मतलब क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल। एयर इज सूरदास प्रोजेक्ट फेरेंट वोटलिश, वो जो पर्सन है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? ये ज्यादातर है ना फ्यूर के साथ ही आता है। एयर इस्ट फ्यूरदास प्रोजेक्ट फेरेंट वोटलिश, वो प्रोजेक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। Die Eltern sind für ihre Kinder verantwortlich. देख रहे हो, फिर वापस से आ गया। Die Eltern sind für ihre Kinder verantwortlich, यानी जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के लिए रिस्पॉन्सिबल। Wer ist verantwortlich für die Organisation? मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आप क्वेश्चन कर रहे हो कि भाई कौन रिस्पॉन्सिबल है यहाँ, तो वेयर इज für die Organisation verantwortlich। नेक्स्ट के अंदर क्या आएगा? Ich fühle mich verantwortlich für das Team, ये जो टीम है उसके लिए मैं रेस्पॉन्सिबल फील करता हूँ। नेक्स्ट है येडर इस्ट verantwortlich für seine eigenen Entscheidungen। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सेंटेंस। येडर इस्ट verantwortlich für seine eigenen Entscheidungen, कि हर कोई रेस्पॉन्सिबल है अपने खुद के डिसीजन। नेक्स्ट है द लेयर sind verantwortlich für die Schule, टीचर है, टीचर्स हैं वो रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? फॉर द स्टूडेंट्स। eine verantwortliche Person, ये एडजेक्टिव आप पर्सन के लिए भी यूज कर सकते हो। कौन सा पर्सन? eine verantwortliche Person übernimmt ihre Aufgaben, यानी कि एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन जो होता है वो अपने टास्क को कंप्लीट करता है। verantwortlich का मतलब क्या हो गया? रेस्पॉन्सिबल। ठीक है, और ये ज्यादातर फिर प्रीपोजिशन के साथ यूज होने वाला एडजेक्टिव। नेक्स्ट भी आपने बहुत सुना होगा, सुफ्रीडन। सुफ्रीडन का मतलब क्या होता है? सेटिस्फाइड। mit meinem Leben zufrieden, और ये ज्यादातर किसके साथ आता है? mit। तो ich bin mit meinem Leben zufrieden, कि मैं मेरी लाइफ से सेटिस्फाइड हूँ। Bist du zufrieden mit deinem Job? क्या तुम सेटिस्फाइड हो तुम्हारी जॉब से? Die war sehr zufrieden mit der Prüfung, एग्जाम से वो क्या था? क्या थी? बहुत ही सेटिस्फाइड थी। Nach dem Essen fühlte ich mich zufrieden, आफ्टर द फूड मुझे क्या फील होता था? सेटिस्फाइड। नेक्स्ट है एयर इज निस्ट गान सुफ्रीडन मिट जाइना वोनो, गान्स इस्ट गान सुफ्रीडन। ध्यान रखना, एक होता है इस्ट सुफ्रीडन और एक होता है इस्ट गान सुफ्रीडन। नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था विथ हिज। नेक्स्ट है इश बिन मिट देम अर्गेबनिश सुफ्रीडन। गेबनिश का मतलब क्या होता है? रिजल्ट, मैं रिजल्ट से सेटिस्फाइड हूँ। कुंडन वारन सुफ्रीडन मिट देम सर्विस, कस्टमर से वो क्या थे? सेटिस्फाइड थे विद द सर्विस। स्टॉल्स, स्टॉल्स भी एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग होता है प्राउड ऑफ। स्टॉल्स का मीनिंग क्या होता है? प्राउड, और ये ज्यादातर यूज होता है आउफ प्रीपोजिशन के साथ। और आउफ भी कौन सी? अकोजेटिव, फिक्स है। तो आप कहीं पे भी देख लो, इश बिन स्टॉल्स आउफ माइने फैमिली, हम बोलते हैं ना, आई एम प्राउड ऑफ माई फैमिली, जर्मन में भी इश बिन स्टॉल्स आउफ जरूर लेना है, जिस भी चीज पे आप पे आपको प्राउड है। तो ich bin stolz auf meine Familie। नेक्स्ट है एयर वार stolz auf seine Arbeit, he was proud of his work, जो भी वो वर्क करता था उसके ऊपर उसको प्राउड था। नेक्स्ट के अंदर sie fühlt sich stolz, वो फील करती है, शी इज फीलिंग प्राउड किस चीज का? while sie die Prüfung bestanden hat, क्योंकि उसने एग्जाम क्लियर कर दिया। तो sie fühlt sich stolz
weil sie die Prüfung bestanden hat. Der Lehrer war stolz auf seine Schüler. जो टीचर है उसे प्राउड था अपने स्टूडेंट्स पे. Mein Vater ist stolz auf mich. बोलते हो ना ये कि my father प्राउड्स of me. जब meine Eltern sind stolz auf mich. मेरे पेरेंट्स को प्राउड है. Bist du stolz auf dein Ergebnis? कि तुम्हें प्राउड है हमारे रिजल्ट का. Ich bin stolz, dass ich Deutsch gelernt habe. I'm proud कि that I learn German. नेक्स्ट भी बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज्ड एडजेक्टिव है, दैट इज व्यूटेंट. व्यूटेंट का मतलब होता है एंग्री होना. व्यूटेंट का मतलब क्या होता है? एंग्री होना. तो एयर वार व्यूटेंट इस बारे में यूबर दी श्लेस्ट नोटन. तो व्यूटेंट के साथ में भी ज्यादातर यूबर प्रिपोजिशन आती है. एरगर, एरगरलिश, फेर एरगरलिश के साथ में भी ज्यादातर कौन सी प्रिपोजिशन आती है? यूबर का ज्यादा यूज होता है. नेक्स्ट है इश व्यूडे व्यूटेंट. वूडे व्यूटेंट als sie die Nachricht hörte. Sorry, sie wurde wütend. She was angry. अब als sie die Nachricht hörte. जैसे उसने वो सुनी क्या हो गई? Warum bist du so wütend? तो गुस्सा हो जाए. आप उसको देख रहे हो, Warum bist du so wütend? क्यों एंग्री हो? Der Chef war wütend über den Fehler. उसको किस पे गुस्सा आएगा? मिस्टेक पे गुस्सा आएगा. Der Chef war wütend über den Fehler. Next, ich bin wütend, weil du nicht zugehört hast. I'm angry because you didn't listen me. Man sollte nicht wütend reagieren. देखो reagieren का मतलब होता है रिएक्ट करना. कि man sollte nicht wütend reagieren. पर्सन है उसको कभी भी एंग्रीली बिहेव नहीं करना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट है ich versuche nicht wütend zu werden. I try not to become angry. मैं ट्राई करता हूँ कि मैं एंग्री ना हूँ. एक चीज का आपको और हमेशा ध्यान रखना है. ये भी आप अभी एडजेक्टिव देख रहे हो ना, अगर इनको आप नेगेटिव बनाना चाहते हो ना तो निस्ट का यूज करना. साइन मत कर देना. क्योंकि एडजेक्टिव का यूज को नेगेटिव भी निस्ट से बनाते हैं, वर्ब को नेगेटिव भी निस्ट से बनाते हैं, और प्रिपोजिशन को नेगेटिव और एडवर्ब को भी नेगेटिव प्रिपोजिशन से वो निस्ट से बनाते हैं. सिर्फ और सिर्फ नाउन है इसको आप नेगेटिव काइन वगैरह से बनाते हो. कई बार बच्चे यूं नहीं कहते कि ich bin keine wütend, nicht wütend. Die war wütend, aber sagte nichts. वो एंग्री तो थी बट उसने कुछ भी नहीं कहा. नेक्स्ट एडजेक्टिव है हमारा सुपेरलेसिस. सुपेरलेसिस भी जो है बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज्ड एडजेक्टिव है, और इसका मतलब क्या होता है? रिलायबल. सुपेरलेसिस का मतलब क्या होता है? रिलायबल या फिर ट्रस्ट वर्दी. ये भी कोई पर्सन हो सकता है, क्योंकि रिलायबल कोई भी पर्सन हो सकता है जो आप जिसके पे ट्रस्ट करते हो, तो वो सुपेरलेसिस है. तो देखो, mein Freund ist sehr zuverlässig. मेरा फ्रेंड क्या है? रिलायबल. Ein zuverlässiger Mitarbeiter ist wertvoll. ये एक रिलायबल या ट्रस्टवर्दी कोवर्कर जो है वो हमेशा क्या है? वर्थफुल होता है. वेटफुल भी अपने आप में एडजेक्टिव. वेटफुल भी अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव है. इसका मतलब क्या होता है? वैल्यूएबल, वैल्यूफुल है. Sie ist immer pünktlich und zuverlässig. वो हमेशा क्या है? पंक्चुअल है और रिलायबल मतलब ट्रस्ट कर देना किसी पे. वो पंक्चुअल भी है, ट्रस्टी भी है. Brauche einen zuverlässigen Mechaniker. एक कैसे आदमी की जरूरत है जो रिलायबल हो, ट्रस्टवर्दी हो. नेक्स्ट है कानिशमेश auf dich verlassen. ध्यान रखना, dich verlassen वर्ब. verlassen वर्ब का मतलब भी टू ट्रस्ट होता है, और इसके साथ हमेशा auf प्रीपोजिशन यूज होती है. क्या होता है? dich verlassen प्लस auf, इट मीन्स टू ट्रस्ट. वैसे तो आप लोगों ने देखा है कि verlassen का मतलब लीव होता है, बट यहाँ पे verlassen का मतलब लीव नहीं हो कि क्या है? ये sich verlassen है, वो होता है verlassen ओनली. ये sich verlassen प्लस auf. तो क्या है कि kann ich mich auf dich verlassen? Can I trust you? Bist du zuverlässig? Are you trustworthy? नेक्स्ट के अंदर देखो, एयर गिफ्ट इमर
zuverlässige Informationen. He always gives, ऐसी इंफॉर्मेशन देता है वो ट्रस्ट वर्दी, तब ऐसा है कि जिस पे अपन भरोसा कर सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन कैसी होती है? zuverlässige Informationen, ऐसी होती है zuverlässige Informationen, nützliche Informationen und so weiter. नेक्स्ट है ein zuverlässiges Auto. ईएस एंडिंग क्यों लग रही है? क्योंकि हमने एडजेक्टिव एंडिंग में देखा था ना, अगर ये न्यूट्रल है तो उसके अकॉर्डिंगली ईएस लग रहा है, और ये नॉमिनेटिव में है तो नॉमिनेटिव में हम न्यूट्रल के साथ क्या लगाते हैं? ईएस। तो ein zuverlässiges Auto ist wichtig. रिलायबल कार जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ऐसे करके आप ich vertraue ihm, I trust him, ich vertraue ihm, weil er zuverlässig ist. तो ट्रस्ट आप कब करोगे? जब वो ट्रस्टवर्दी। ठीक है, तो सुफेलेसिस का ध्यान रखना। एंटॉयस्ट, एंटॉयस्ट का मतलब क्या होता है? डिसअपॉइंटेड। एंटॉयस्ट का मतलब दुखी होना, डिसअपॉइंटेड होना। ठीक है, तो क्या हो गया? ich bin enttäuscht über das Ergebnis, मैं बहुत ही सैड हूँ, डिसअपॉइंटेड हूँ। तो आप ट्राउरिश भी कर सकते हो, थोड़ा आगे भी तो बढ़ना पड़ेगा ना आपको। ट्राउरिश थोड़ा बेसिक वर्ड हो जाता है, enttäuschung थोड़ा एडवांस एडजेक्टिव है। ich bin enttäuscht über das Ergebnis, die war enttäuscht von ihrem Freund, वो डिसअपॉइंटेड थी किससे? फ्रॉम हर फ्रेंड। नेक्स्ट है एयर जा जेयर एंटॉयस्ट आउस। आउस जेन एक ट्रेन बार वर्ब है, का मतलब क्या होता है? टू लुक और अपीयर, और ये जा जो आ रहा है वो प्रेटेरिडुम में। एयर जा जेयर एंटॉयस्ट आउस वाज लुकिंग वेरी डिसअपॉइंटेड, बहुत ही दुखी दिख रहा। नेक्स्ट के अंदर देखो, द सेशन वार एंटॉयस्ट, मतलब खाना बिल्कुल ही ऐसे था जैसे दुखी खाना, मतलब अच्छा खाना नहीं था एक तरीके से। नेक्स्ट है ich bin enttäuscht, मैं अपॉइंटेड हूँ, while du nicht gekommen bist, कितना अच्छा सेंटेंस है। ich bin enttäuscht while du nicht gekommen bist. Enttäuschung ist manchmal schwer zu akzeptieren, बहुत अच्छा सेंटेंस। तो डिसअपॉइंटमेंट होता है वो कभी कभी क्या होता है? बहुत ही डिफिकल्ट होता है उसको एक्सेप्ट करना। होता है ना, किसी ने कुछ आपको दुखी कर दिया तो इजीली आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो चीजों, यही सोचते हो पूरा दिन कि उसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, मैंने तो हमेशा उसके साथ अच्छा बिहेव किया था, ऐसा कैसा कह दिया। खाना खा रहे हो तो दिमाग में खाना तो है, स्वाद वाद सब चला गया उस टाइम। यही होता है ना, खाना अच्छे से अच्छा आ जाए उस टाइम आपको, फिर भी यही सोचते रहोगे कि मेरे कमी तो किसी चीज की नहीं है, पर उसने गाली कैसे दे दी। कॉन्सेप्ट चलते रहते हैं आदमी के। पर आपने ये भी देखा होगा कि थोड़े दिनों बाद में, जब 2 4 1 घंटे बाद में, आप अपने आप पे नॉर्मल भी हो जाए, भले ही किसी ने आपको कोई गाली दी हो, उस टाइम तक का ही है गुबार। ताकि एक दिन बाद में थोड़ी याद आता है, फिर उस टाइम में ही करते हो आप, फिर उसके बाद नहीं होता कि नहीं। हाँ, ich hoffe, du bist nicht enttäuscht. I hope you are not disappointed. ये फिल्म वार एंटॉयशेंट, यानी कि जो मूवी है वो कैसी थी? डिसअपॉइंटेड, कि मूवी अच्छी नहीं थी, ऐसी एक्सपेक्टेशन की थी, वो ऐसी नहीं निकली। एयर वार एंटॉयस्ड, कि वो डिसअपॉइंटेड था, पास एयर फेलोरन हार्ट, एट ही लॉस्ट। फेलियरन वर्ब का क्या होता है पास्ट? फेलियरन वर्ब का क्या होता है? फेलोरन, ये उसका पार्टिसिप। एयर वार एंटॉयस्ड, पास एयर फेलोरन हार्ट, वाज डिसअपॉइंटेड, लॉस्ट। अब अगर हम बात करें कि हमने कितने एडजेक्टिव्स देखे हैं, तो आप बताओ। कल से लेके अभी तक के देखें तो बताओ क्या क्या एडजेक्टिव्स आपने देखे हैं। पहले अनस्ट्रेंगेंट, अनस्ट्रेंगेंट एग्जॉस्टिंग हो गया, फिर उसके बाद aufgeregt, फिर उसके बाद selbst
बेवूस्ट, फिर उसके बाद वैक्यूम, फिर एंटॉयस्ट, फिर उसके बाद ह्योफ्लिश और नुट्सलेश और सुफेलेसिश और टॉल्स, और बताओ। करेंट पोर्टलिश, और क्या क्या देखा है? डेल्टजाम, डेल्टजाम आज हमने देखा है ना, एडजेक्टिव। और वैक्यूम हमने यहाँ लिखी दिया है। ब्यूटेंट भी देखा था। और आटम बेराउबेंट, शेड्यूल्डिश, प्यूंक्लिश और एयरलिश भी हमने देखा था। एयरलिश और याद करो, सुफेलेसिश, सुफेलेसिश ये लिख दिया, ट्रस्टवर्दी सुफेलेसिश। और आइफर जूस्टिश भी देखा था। आइफर जूस्टिश और पेरिस्टेनिश और पेरेरगर्ट और अनिस्टेनगेंट, टायर वाला अनिस्टेनगेंट। और कौन से देखे थे? बस ये ज्यादातर हमने देखे थे। तो देखो यहाँ पे, अनिस्टेनगेंट मीन्स एग्जॉस्टिंग, aufgeregt angry, annoying, selbstbewusst self confident, vacuum comfortable, enttäuscht disappointed, höflich polite, nützlich useful, zuverlässig reliable, stolz proud, verantwortlich responsible, seltsam strange, weird अजीब, mutant angry, atemberauben, आटम बेराउबेंट का मतलब क्या होता है? ब्रीथ टेकिंग, मतलब कोई ऐसा चीज आपने देखी जो आपकी सांसें रोक दी जिसने। नेक्स्ट, गेड्यूल्डिश पेशेंट, यूंक्लिश एयरलिश ऑनेस्ट, आइफरजूस्टिश जेलस, पेरिस्टेनिश तो पता ही है आपको, अंडरस्टैंडिंग, फेरेगर्ट इज ऑल्सो वेरी क्लियर। आइन सिगार्टिश भी देखा था। आइन सिगार्टिश, आइन सिगार्टिश क्या होता है? यूनिक। और बेआइंड्रुकेंट भी देखा था हमने। आइन सिगार्टिश बेआइंड्रुकेंट, आइन सिगार्टिश का मतलब क्या होता है? यूनिक। और बेआइंड्रुकेंट का मतलब क्या होता है? इम्पैक्टफुल, इम्पैक्टफुल, इफेक्टफुल, बेआइंड्रुकेंट, इम्प्रेस होना किसी चीज से।